हेलो बच्चों, गोरखपुर मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कि मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि इस चैनल पे ये फुल चैप्टर का पहला वीडियो होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस क्लास में, इस सीरीज़ के माध्यम से या इस चैनल पर अगर यूँ कहूँ तो मैं क्लास 10th का पूरा क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का जो सिलेबस है वो पूरा अपलोड करूँगा, और इन ऑल डिटेल बिल्कुल किसी एक टीचर के पेड क्लास जितना डिटेल में इस चैनल पे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए, मेरा तरीका पसंद आए, तो मुझे एक बार सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक बातों को आराम से समझते चलेंगे। वीडियो जो है जितना भी लंबा चले उससे आप डरिएगा मत। वैसे मैं पार्ट वाइज में बनाऊंगा, यानी आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा प्लान है कि 20-25 मिनट का एक वीडियो के हिसाब से चैनल कंप्लीट किया जाए। अब कितना वीडियो तक जाता है ये मैं प्री प्लान नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर का आप तक पहुँचाना है। तो कंसेप्ट को भी समझेंगे, ना को सिर्फ फॉर्मूला और क्वेश्चन करेंगे। वो फॉर्मूला कहाँ से आया इस चीज़ की भी बात करेंगे। तो अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है और वो वाकई में मैथ्स को सीरियस तरीके से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्लास बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। और मुझे गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस क्लास को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे आऊँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। क्या क्या चीज़ है भाई? तो प्रोग्रेशन से पहले अगर आपने बचपन में या फिर कभी आपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा, सीक्वेंस के बारे में, तो आखिर ये सीक्वेंस क्या होता है? तो जब हम सीक्वेंस के बारे में बच्चे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेट ऑफ नंबर, सीक्वेंस क्या होता है भाई? सेट ऑफ नंबर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रूल से लिखा जाता है। किसी पर्टिकुलर रूल से लिखा जाता है ना सर? किसी पर्टिकुलर रूल से लिखा जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ सर 1 का, 4 का, 1, 4, 9, 16 और 25। तो शायद बचपन में अगर आप क्लास 6, 7, 11 पे आपके चैप्टर में सीक्वेंस रहा होगा, तो बताया जाता है बच्चों को सर ये स्क्वायर सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल क्या है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का हो रहा है, ये स्क्वायर सीक्वेंस है। अब ये स्क्वायर सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक रूल लिखा गया है, मतलब यहाँ पे जो रूल क्या फॉलो कर रहा है, तो रूल फॉलो ये हो रहा है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। आप क्लास को 1.5 2x स्पीड्स पे देख सकते हैं, शायद ज़्यादा बेटर होगा। तो 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर सीक्वेंस बोलते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये सीक्वेंस है क्योंकि रूल के हिसाब से लिखा गया भाई। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि 1 आपका 1, 8, 27, 1, 8, 27, 64, 125 एक्सेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्यूब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर और एग्जांपल लेके चलें तो आप देखे होंगे कि 1, 3, 6, 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जिसको ट्रायंगुलर सीक्वेंस बोलते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? तो ये 6 डॉट, ठीक है, 3 to 5.6 डॉट। तो ये इसको ट्रायंगुलर सीक्वेंस कहते हैं, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, तो सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस समझ में आ गया सर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करा गया है। सर प्रोग्रेशन क्या होता है? तो आइए प्रोग्रेशन को भी समझ लेते हैं। तो जब प्रोग्रेशन हम कहते हैं बेटा, जब किसी चीज़ को प्रोग्रेशन कहते हैं, तो ये प्रोग्रेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये भी एक सीक्वेंस है। यानी प्रोग्रेशन भी क्या है? एक सीक्वेंस है। तो ये पर्टिकुलर ये भी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में क्या है भाई? तो यहाँ पे 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्टिकुलर रूल देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर रूल देखने को मिलेगा। अब टर्म क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं कि सर 1, 8, 27, 64, 125, तो ये 1
8, 27, इसी को हम टर्म बोलते हैं। तो टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में क्या होता है, बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म एक पर्टिकुलर रूल डिफाइन होता है। यानी मैं कहूँ सर एक टर्म से दूसरे टर्म तक जाना है तो एक रूल होगा, वही रूल जो है दूसरे से तीसरे पे लगेगा और वही रूल जो है तीसरे से चौथे पे लगेगा। यानी सीक्वेंस का वो पार्ट या फिर ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में रिलेशन देखने को मिले। सर ऐसा कौन कौन सा सीक्वेंस है? तो आइए कुछ सीक्वेंस हम देखते हैं जहाँ पे ये, जिसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो एक सीक्वेंस लेते हैं बेटा 5, 10, 15 और 20 का। तो आप देखेंगे 5 से 10 जाने के लिए हम +5 कर रहे हैं, फिर इस 10 में +5 करें तो हम इधर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएं तो देखो ये सीक्वेंस है क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल से लिखा गया है। प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि पिछले टर्म के हेल्प से हम दूसरे टर्म पे पहुंच रहे हैं, यानी दो टर्म के बीच में एक रिलेशन है, एक पर्टिकुलर रूल है। तो ध्यान से देखो तो दोनों टर्म के बीच का गैप क्या है? 5 है। दोनों टर्म के बीच का गैप क्या है? 5 है। दोनों टर्म के बीच का गैप क्या है? 5 है। ऐसे ही हम और भी सीक्वेंस ले सकते हैं बेटा। और क्या सीक्वेंस ले सकते हैं सर? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ आपका 2, ठीक है, और 5, 11, 23। अब यहाँ पे क्या है? तो अगर आप रूल कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 +1 हुआ है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 +1 हुआ है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 +1 हुआ है। तो जब देखेंगे तो इनके बीच में क्या रूल है? तो मल्टीप्लाई बाई 2 +1 का। इस तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 +1 का रूल है और यहाँ पे भी इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई बाई 2 +1 का रूल है। तो ये सीक्वेंस है। हाँ सर क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल से लिखा गया है। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सीक्वेंस में ये क्या है? क्योंकि ये पर्टिकुलर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन देखने को मिल रहा है, या यूँ कहूँ कि दूसरे वाले टर्म को पाने के लिए पिछले वाले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, सबसेट होता है प्रोग्रेशन। चलो बस इतनी बात समझ में आ गई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर? तो आइए बात करते हैं हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, क्लास 10th का पहला टॉपिक मेरे चैनल पे। तो जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे ये, तो इज अ सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, तो एक देखो क्या है? सीक्वेंस है, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँ तो प्रोग्रेशन है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोग्रेशन वाला वर्ड में डिफाइन कर लिया। लोग प्रोग्रेशन को डिफाइन नहीं करते हैं, सीक्वेंस से ही काम चला लेते हैं। तो बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म उनका बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इस डेफिनेशन पे मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ आखिर ये किस प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा था 5, 10, 15 और 20। तो आपने देखा था कि हर दो टर्म के बीच का जो गैप था वो 5 था। हर दो टर्म के बीच का जो गैप था वो क्या था? 5 था। हर दो टर्म के बीच का गैप था 5 था। तो ऐसा प्रोग्रेशन जहाँ पे दो टर्म के बीच का जो गैप हो, यानी डिफरेंस जो हो, वो हमेशा सेम आए। अभी डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे +5 है। एक एपी और लेते हैं, मान लेते हैं सर हम 17 ले लिए, 15 ले लिए, फिर 13 ले लिए, फिर 11 ले लिए, सो ऑन। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे गैप क्या है सर? -2 का। यहाँ पे गैप क्या है? -2 का। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, दो लगातार के टर्म के बीच में जो गैप है उस कांस्टेंट है, सेम है, और क्या है? -2 है। ठीक, ऐसा भी प्रोग्रेशन हो सकता है। जैसे मान लो -2 ले लिए, कलर चेंज कर लेते, ठीक है, आइए, तो -2 है, -2 है, -2 है और -2 है। सर ये इसको एपी बोलेंगे? हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे। क्यों एपी बोलेंगे बच्चे? क्योंकि जरा ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का गैप कितना है? तो मैं कह सकता हूँ सर +0 है। इनके बीच का गैप क्या है? +0, एंड +0 मतलब 0 है ना? तो 0 इनके बीच में गैप तो ये एपी है। यानी एपी में ये जो कांस्टेंट बार बार आपको देख रहे हैं, आपको जो बार बार जो कांस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है, यानी दो लगातार टर्म के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो आपको बार बार सेम देखने को मिले, एक ही देखने को मिले, तो उसको हम ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। तो एपी शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर एपी समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने देखा, जैसे ये 5 हो गया है ना, या फिर यहाँ पे -2 हो गया, या फिर 0 हो गया, ये जो कांस्टेंट है, ये जो आपका
कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसी को हम एपी वाले चैप्टर में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं सर, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसी एपी में देखेंगे तो ये पहला टर्म है, ठीक है, इसको हम जो है ए से लिखते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म को हम इसमें जब भी हमको बात करना होगा फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट टर्म को हमेशा जो है हम स्मॉल, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है और कुछ नहीं है। तो एपी कब बोलेंगे, जब दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो सेम हो तो उसको एपी बोलेंगे। ठीक है, एपी का पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी होता है। ठीक, ठीक है भाई। और आपसे बोला जाए, अगर मैं आपसे बोलूँ, बात करूँ कि सर मान लेते किसी एपी का पहला टर्म ए है, ठीक है, पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस जो है डी जो है वो क्या है, वो आपका कॉमन डिफरेंस है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो एपी लिखा कैसे जाएगा, तो ध्यान से देखो, ए और दूसरा टर्म लिखने के लिए उसी में डी ऐड कर देंगे, अगर कॉमन डिफरेंस है तो फिर उसमें क्या लिखेंगे, फिर इसमें जब डी ऐड करेंगे तो एक डी और था तो ये 2D हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से हम और आगे लिखें तो a प्लस 3D लिख सकते हैं, और ऐसे सोन चल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये, इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये कौन सा टर्म था, तो ये सर ये पहला टर्म था, ये कौन सा टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये कौन सा टर्म था, तो ये तीसरा टर्म था, तो ये कौन सा टर्म था, तो ये चौथा टर्म था। तो ध्यान से देखो, तो इस तरीके से हम टर्म को लिखते हैं, यानी A1 का मतलब पहला टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म ऑफ एपी बोलते हैं इसको। ठीक बेटा, अच्छा जी। जरा ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैथ जो है ऑब्जर्वेशन का खेल है, जब ऑब्जर्व करिएगा तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर, तो देखो जो ये A1 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा कि A प्लस 0D लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे एक ही डी लिखा हुआ है, तो यार 2 में से एक कम आया होगा तो ये डी हो गया। यहाँ पे देखो तो तीसरे टर्म के लिए हम लिखेंगे 3 माइनस 1D, 3 माइनस 1D, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से A प्लस 0D ना लिख के मैं ऐसे लिख दूँ इसको, A प्लस 1 माइनस 1, ये 0 होता है, D। इस तरीके से इस फोर्थ टर्म को लिखूं तो लिखूंगा A प्लस 4 माइनस 1D। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 माइनस 1D आया, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1D आया, यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस 1D आया, फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1D आया। तो क्या अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे, इस बात को ध्यान समझिएगा, यहीं से आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया असली में। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि सर अगर AN लिखा हुआ है तब क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे A जो कि पहला टर्म है। अब देखो यहाँ पे n है तो सर n माइनस 1, यानी n से एक कम लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई D लिखना पड़ेगा। तो जो आपको ये टर्म मिला, इसी को आप जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसका कई नाम है, जैसे कि इसको हम जो है एक नाम से जानते हैं, वो है आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी है, इसको हम जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं। इसी का एक और नाम है लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, लास्ट टर्म होने की वजह से इसी को हम जो है एल से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये देखिए, आपको ये आपको फॉर्मूला हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिखा कि एन मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर, यानी सिंपल कह सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलना है, तो बड़ा सिंपल सा ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो टर्म को दिखा रहा है। तो टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा। क्या कभी 2.5 टर्म की बात करेंगे, कभी बोलेंगे सर माइनस फिफ्थ टर्म बताइए, सर ऐसा कुछ तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एन जो है काउंटिंग कर रहा है किसका, टर्म्स का, तो काउंटिंग तो हमेशा पॉजिटिव में करेंगे। इसी वजह से बोला गया कि एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एन जो है यहाँ पे वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्ट एन निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपके पास हो गया। होपफुली आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन से चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है।
तो देखिए यहाँ पे CBSE 2024 का क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है कि नहीं है ये पहचानना तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि 5, 7 और 11, ये बताओ ये 3 नंबर AP में है कि नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3 नंबर हैं आर इन AP और नॉट, आर इन AP और नॉट। अगर पूछा जाए कि वो AP में है कि नहीं है तो बताइए क्या करिएगा। थोड़ा सिंपल सा सर, अभी बताया कि सर दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो +2 का गैप है, बट यहाँ पे तो सर +4 का गैप है। तो सर गैप तो सेम है नहीं, गैप यानी डिफरेंस सेम है नहीं। जब गैप यानी डिफरेंस सेम नहीं है तो सर इसको AP कहना भी सर गलत होगा, तो ये AP भी नहीं है ना। तो 7 में से 5 माइनस करने पे वही आना चाहिए जो 11 में से 5 माइनस करना पे आना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये AP नहीं है। तो नॉट एन AP लिखेंगे, नॉट एन AP, नॉट एन AP लिखेंगे। यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 नंबर को AP में बोलने के लिए 3 नंबर्स आर इन AP कब होंगे, जब आपको मान लो कि 3 नंबर जो है आर इन AP, या फिर इसको हम अच्छे से कर लेते, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको देता हूँ। मैं कह रहा हूँ सर A, B और C जो है AP में अगर हैं, ठीक है, अगर ये AP में हैं तो क्या होगा, तो सर इनके बीच का गैप जो है डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए। तो यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है और इनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारा AP कहता ही क्या कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि B में से A माइनस करने पे वही मिलना चाहिए जो C में से B को माइनस करने पे मिलना चाहिए, है ना। जरा इस B को इधर ट्रांसफर करिएगा, इस A को इधर ट्रांसफर करिएगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे B उधर वाला और इधर वाला दोनों ऐड हो जाएगा और उधर जो है C + A हो जाएगा। तो B और B को हम क्या लिखेंगे, 2B लिखेंगे, और इस A + C को हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी B की वैल्यू देखा जाए तो कह सकते हैं कि A + C + 2। यानी अगर दो टर्म हमारा जो है AP में, ये 3 टर्म अगर AP में है, ABC अगर 3 टर्म है और तीनों टर्म जो है अगर AP में है, तो B की वैल्यू क्या होगी, तो पहले और तीसरे को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो B की वैल्यू होगी, ऐसे कह सकते हैं। या फिर अगर मैं चेक करना होगा तो हम कह सकते हैं कि A2 में से A1 को माइनस करें, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करिए, ठीक है, और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करिए, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और ये जो वैल्यू आएगी ना किसके बराबर आएगी, D के बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप D का एक और रिलेशन समझ सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये अगर इक्वल है तो AP है, अगर इक्वल नहीं है तो AP नहीं है, ठीक। तो ये आपको AP का चेक करने का एक फैक्टर हो गया। इस तरीके से हम AP को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं भाई। अच्छा, अगर क्लास वगैरह जो रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको समझ ना आएगा तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, अगली वाली क्लास में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से भी होगा, हो सकता है कि 1-2 बार आप अगर मेरे को गाइड करें, ठीक है, तो मैं और भी चीज़ें इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो कुछ भी आपको चाहिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो बोला गया कि 3 टर्म है, 3 मतलब बेसिकली जो है नंबर्स दिए गए आपको, ठीक है। ये बोला गया कि ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है AP का, यानी आपसे ये बताया नहीं है, मतलब पूछा नहीं है कि क्या है कि AP है कि नहीं, वो बता रहे कि AP है। तो अगर वो AP है तो बताओ कि P की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी अभी बताया कि इफ A, B एंड C आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इफ A, B, C आर थ्री टर्म्स ऑफ AP, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोलना चाहिए क्योंकि 3 टर्म्स तो कुछ भी हो सकता है ना। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, अगर वो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है किसका, AP का, ठीक है। सो वी हैव तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सो वी हैव क्या हमारे पास होगा, तो वो होगा सर कि 2B = A + C बोल दीजिए, या तो आप ये बोल दीजिए भाई ये वाली स्टेटमेंट, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि जो B की वैल्यू होगी
वो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम ए बोल दें, ये दूसरा जो है बी है, ये तुम्हारा क्या है सी है। ठीक, तो अगर ए बी सी तुम्हारे 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म होते हैं तो हमारे पास 2b की वैल्यू ए प्लस सी ऐसा होना चाहिए था। तो ना तो यहाँ पे देखेंगे 13 है, ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे क्या लिखा हुआ बेटा 2p लिखा हुआ है, 2p + 1 लिखा हुआ है, तो ये ए के जगह पे हो गया। सी के जगह पे क्या है, तो देखो 5p - 3 है। जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको p की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यहाँ से हम p की वैल्यू अपना मिल जाएगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी भाई, तो देखिए 13 और बेसिक कैलकुलेशन 2p में 5p ऐड करेंगे तो 7p हो जाएगा, और 1 में -3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 है ही। इस 2 को जब इधर लेके आएंगे, इस 2 को जब इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ में, तो आ जाते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करके कि 13 × 2 इज इक्वल टू 7p - 2, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 26 इज इक्वल टू 7p - का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 26 + 2 इज इक्वल टू 7p हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 28 इज इक्वल टू 7p, 7 से कैंसिल कर देंगे तो 4 मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। 7 4 जा 28। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका पहला 2024 में जो क्वेश्चन आया था आपने कितने आसानी से कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से बताइए। ठीक है, तो कल वाली क्लास में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो होपफुली ये मेरी पहली क्लास थी इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, सब कुछ ठीक है कैसा है, जैसा भी है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हमने बड़े आराम से सीक्वेंस देखा, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में अंतर समझा, फिर उसी से रिलेट करते हुए हमने जो है एपी देखा, एपी का nth टर्म कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हमने डिराइव किया होगा वो देखा। ठीक है, और उसके बाद से जो है हमने ये देखा कि डी की वैल्यू जो होती है वो a2 - a1 होती है, जो कि बराबर होना चाहिए a3 - a2 के बारे में। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि अगर 3 टर्म एपी में है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन आ सकता है, तो ये वाला पार्ट भी हमने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब के लिए अपना ख्याल रखिए। जो कुछ भी पढ़ाया इस पर अपना पूरा जो है अपना सपोर्ट दिखाइएगा, सर ये चीज़ हमको अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए भाई। थैंक यू, होपफुली आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। थैंक यू क्लास।